आज हम व्यंजन संधि के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले जो वीडियो मेरा आया था उसमें हम नए स्वर संधि के बारे में जानकारी ली थी। जैसा कि मैंने बताया था कि स्वर संधि में स्वर मिलकर एक नए स्वर का निर्माण करते हैं। आज हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर संधि के साथ व्यंजन संधि क्या है और व्यंजन संधि स्वर संधि से अलग कैसे है। व्यंजन से व्यंजन मिलकर एक नया व्यंजन बनता है। अगर स्वर व्यंजन से मिले तो भी व्यंजन ही बनेगा। तो ये बात ध्यान रखनी है कि व्यंजन संधि में एक नए व्यंजन का निर्माण होता है संधि होने पर, इसी कारण इसे व्यंजन संधि कहते हैं। ये अंतर किस तरह से आता है इसकी सामान्य जानकारी हमें लेनी होगी। तो देखें, व्यंजन संधि में पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि व्यंजन व्यंजन है और उसका स्वर से मेल होने पर भी व्यंजन ही निर्मित होगा। उससे अलग न तो विसर्ग बनेगा न कोई नया स्वर बनेगा। व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर ध्वनि में जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विकार बने उसका रूप बदल जाएगा। अब इसमें कुछ प्रमुख नियम है। नियम क्या है? जैसे कि मैंने लिखा जगत प्लस ईस, तो यहां देखें ये व्यंजन है और ये स्वर है, दोनों मिलकर एक नए स्वर का निर्माण कर रहे हैं। देखें जगदीश, द क्या है? व्यंजन है। अभी प्लस सेक, अभी प्लस सेक, देखें अभी भ व्यंजन है, स भी व्यंजन है, दोनों मिलकर एक नए व्यंजन का निर्माण कर रहे हैं, अभिषेक। इसके बाद जैसे दिक प्लस गज, दोनों तरफ व्यंजन है, इसमें यहाँ हलंत है, ये पूर्ण व्यंजन है, तो भी एक नए व्यंजन का निर्माण करेंगे, दिग्गज। तो इन तीन तरीकों से हम व्यंजन संधि में व्यंजन का संधि विच्छेद करेंगे। इसके अलावा कोई नियम, कोई तरीका नहीं है जिसमें व्यंजन संधि का या व्यंजन संधि में शब्द का विच्छेद हो। तो यहाँ पर संधि विच्छेद जो होगा इन तीन तरीकों से ही हम सीखेंगे। अगर किसी शब्द के प्रारंभ में, शब्द का ये प्रारंभ हो रहा है, ये अंत हो रहा है, तो प्रथम शब्द का अंत में अगर हलंत है, ये समझ ले हमेशा वह व्यंजन संधि ही होगी। अगर उसमें उपसर्ग आ रहा है, कई बार देखेंगे आपकी बार बार उपसर्ग आते रहते हैं, तो व्यंजन संधि में अधिकतर उपसर्ग भी आते हैं। अभी जैसे उपसर्ग है, अति है, उत है, उप है, अनु है, प्र है, वी है, ये सभी उपसर्ग व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं। तो इससे भी आप जांच कर सकते हैं कि ये जो शब्द आया है ये व्यंजन संधि का है या स्वर संधि का है। स्वर संधि में हम केवल स्वर, उस शब्द के ऊपर मात्रा देखकर तय कर लेंगे, पता कर लेंगे कि ये स्वर संधि का उदाहरण है या नहीं है। और जब व्यंजन संधि का शब्द आए हमें कहें कि संधि विच्छेद करना है, तो इन तीन तरीकों में से किसी एक तरीके से उसका आप संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो आज हम कुछ नियमों के बारे में जानकारी लेंगे कि व्यंजन संधि के अधिकतर परीक्षा में जो नियम पूछे जाते हैं उसके बारे में हम जानकारी लेकर सीखेंगे कि वास्तव में क्या है। पहला नियम, जैसे यदि क च ट त प के बाद, क च ट त प का मतलब क्या है? प्रथम शब्द के अंत में यदि क च ट त प आए और किसी वर्ग का अर्थात तीसरा, चौथा या यर लव अथवा कोई स्वर आए तो क च ट त प अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। सरल शब्दों में से इस प्रकार समझे, अघोष का घोष रू, घोष रू, अर्थात पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में बदला। पहला वर्ग क्या है? क च ट त प, ये पहला वर्ग है। वर्ग व्यंजन 25 वर्ण हमने पढ़े, तो पहला वर्ग, दूसरा वर्ग अघोष व्यंजन कहलाते हैं और तीसरा, चौथा, पांच वर्ग घोष व्यंजन कहलाते हैं। तो पहला वर्ग क, तीसरे वर्ग में ग, ज, ड, द, ब। तो अगर प्रथम शब्द में क आए तो ग में बदल जाएगा, यदि च आए तो ज में बदल जाएगा, यदि ट आए तो ड में बदल जाएगा, यदि त आए तो द में बदल जाएगा, प आए तो ब में बदल जाएगा। तो इससे संबंधित हमें कुछ उदाहरण समझने होंगे कि पहला वर्ग तीसरे वर्ग में कैसे बदलता है। ये प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण होंगे, ये आपको द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में बदलने के बाद मिलेंगे। तो देखें किस तरह से
अगर मैंने यहां लिखा है वाक प्लस ईस, तो देखें प्रथम शब्द के अंत में क जो कि तीसरे वर्ग में बदलेगा। तीसरा वर्ग क्या है? ग। यहाँ क में हलंत है तो ग भी आधा हो गया। अगर यहाँ स्वर है तो वो स्वर की मात्रा यहाँ लगा दे, वागीस। वाक प्लस दान, देखें वाक प्लस दान, वही फिर क आ रहा है प्रथम शब्द के अंत में क किसमें बदला? तीसरा वर्ग ग। यहाँ हलंत है इसलिए ग को भी हमने क्या लिखा? स्वर रहित लिखा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ई है जो स्वर है, यहाँ पर द व्यंजन है। अगर व्यंजन आए तो उसे ऐसा कैसा लगा दें, और अगर स्वर आए तो उसकी मात्रा। अगर यहाँ ए होता तो वागेश, ऊ होता तो वागूस, ई आया या वागीस हो गया। तो इस तरह से प्रथम वर्ग तीसरे वर्ग में, पहला वर्ग तीसरे वर्ग में बदल जाएगा। तो पहले वर्ग में क आ गया। अब देखें, मान लीजिए आ गया दिक दर्शन शब्द आ गया, तो देखें क्या बन रहा है? दिक ग में बदला, ये व्यंजन है, इसे ऐसा कैसा लगाते? दिक दर्शन। उसके बाद च, अच प्लस अंत। यहाँ प्रथम शब्द के अंत में वर्ग व्यंजन के पहले वर्ग के वर्ण आएंगे, और यहाँ पर द्वितीय शब्द का, द्वितीय शब्द को छोड़ दीजिए, तीसरे चौथे वर्ग का या यर लव ह आए तो ये च अपने वर्ग के तीसरे वर्ग बदल जाएगा। च किसमें बदल रहा है? ज में। ये ज ये भी आधा है, लेकिन अ स्वर लगने के कारण ज पूरा हो गया, इसलिए क्या बन गया? अजंत। अब देखिए, सट प्लस आनन, पहला वर्ग में ट, यहाँ आ स्वर है, ट ड में बदला, और ड में आ लगाते ही क्या बन गया? सड़ानन। 6 सिर हैं जिसके, तो ये क्या बन गया? ट ड में बदल गया। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि पहला वर्ग कौन सा है? क च ट त प, और तीसरे वर्ग में बदल रहा है, इसका मतलब क ग में, च ज में, ट ढ में, त द में, प ब में बदल रहा है। अब देखें, यहाँ विशेष ध्यान रखना शब्द को, जगत प्लस ईस, जैसे शब्द लिखा जगत प्लस ईस, तो देखिए ज ग त किस में बदल रहा है? द, तीसरा वर्ग द है, ई स्वर लग गया जगदीश। अगर शब्द आए उत प्लस घाटन, तो देखें त द में बदलें, उ त की जगह द में हलंत लगाएं। यहाँ पर देखिए ये भी आधा है, ये आधा, ये भी आधा है, लेकिन यहाँ पर ई स्वर इसके साथ जुड़ने कारण ये पूरा दिखाई दे रहा है। व्यंजन आने पर इसे ऐसा कैसा लगाते? उद्घाटन, उत प्लस घाटन, उद्घाटन। तो देखें क, फिर च, फिर ट, फिर त, ये प। देखें अप प्लस द, तो क्या बना? ये प ब में अब्द, प में हलंत है तो ब आधा, द व्यंजन है इसलिए आधा ही रहेगा, अब्द, अप प्लस द अब्द। तो इस तरह से पहला वर्ग किसमें बदल रहा है? तीसरे वर्ग में। तो देखें सभी के अंदर यहाँ पर ये व्यंजन का निर्माण हो रहा। देखिए ग व्यंजन, ग व्यंजन, ग व्यंजन, ज व्यंजन, ड व्यंजन, द व्यंजन, फिर द व्यंजन, फिर ब व्यंजन, अर्थात कि व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर एक नए व्यंजन का निर्माण होता है। इसी तरह देखें आगे अगला नियम, यदि परि या सम उपसर्ग के बाद कृ धातु से बनने वाला कोई शब्द हो तो परि के बाद स तथा सम के बाद स का आगमन हो जाता है। तो परि देखे, फिर मैंने कहा परि है, सम है, उपसर्ग है। उपसर्ग के अधिक से अधिक उदाहरण व्यंजन संधि के अंतर्गत ही आते हैं। तो देखिए पहला उदाहरण परि प्लस कृत, तो देखिए परि उपसर्ग आ गया प्लस कृ धातु आ गई, तो किसका आगमन हो जाएगा? मूर्धन्य श, परिष्कृत। परि प्लस करण, देखें क्या बन रहा है? परिष्करण। परि प्लस कार, देखिए क्या बना? परिष्कार।
इसके अलावा सम उपसर्ग के बाद यदि क्री आता है तो देखें सम प्लस कार क्या बनेगा? संस्कार। सम प्लस करण देखें क्या बन रहा है? संस्करण। तो यहां देखें इसमें थोड़ा सा एक चीज और लिखेंगे, यहां हम म को किसे बदल देंगे? अनुस्वार में। स का आगमन तो हो रहा है, ये देखिए यहाँ दंती स आगमन हो रहा है, यहां पर मूर्धन्य स का आगमन हो रहा है। यदि प्रथम शब्द के प्रारंभ में परि या सम उपसर्ग हो और उसके बाद क्री धातु हो तो यहां किसका? मूर्धन्य स का आगमन होगा। किसके साथ? परि उपसर्ग के साथ। और यदि सम है तो सम के साथ स का आगमन होता है और म अनुस्वार में बदल जाता है। बदल जाता है। तो यहां भी ध्यान रखेंगे आप, परि और सम दोनों प्रथम शब्द के अंत में व्यंजन है और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में भी देखें आप व्यंजन है और एक नए व्यंजन का निर्माण हो गया, इसलिए इसे क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। और स्वर संधि में स्वर का निर्माण होता है, व्यंजन संधि में व्यंजन का निर्माण होता है। आप शब्द को देखकर ही पकड़ सकते हैं अभ्यास से कि नए स्वर का निर्माण हो रहा है व्यंजन का। अगर स्वर का निर्माण हो रहा है तो तत्काल पता लग जाएगा कि स्वर संधि है, और व्यंजन निर्मित हो रहा है तो तत्काल पता लग जाएगा कि यह व्यंजन संधि है। यदि त अथवा द के बाद च या छ हो तो त और द च में बदल जाएंगे, और यदि त द के बाद ज हो तो त द भी ज में बदल जाएगा। अगला नियम है कि प्रथम शब्द के अंत में यदि त द है और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में च या छ है तो वो किससे बदल जाएगा? त द च में बदल जाएगा। देखें किस तरह से, शरत प्लस चंद्र तो क्या बन गया? शरत चंद्र। यहां पर देखेंगे कि त में हलंत है तो च भी क्या आ रहा है? आधा आ रहा है। यहां पर देखें इस तरह से। अब अगर त ज में बदल रहा है तो देखें उत प्लस जन, सत प्लस जन क्या बना? सज्जन। देखिए त के बाद उत प्लस चारण शब्द क्या बना? उच्चारण। यहाँ ज है, यहाँ जैसे हमने कहा ये देखिए त त त और यहाँ देखिए च और ज, तो शरत प्लस चंद्र शरत चंद्र, क्योंकि त किस में बदल रहा है? देखिए त या द च में, और त द के बाद यदि ज आए तो भी त ज किस में बदलेंगे? ज में। तो देखिए यहाँ पर त ज में बदल रहा है, यहाँ त च में बदल रहा है। तो शरत प्लस चंद्र शरत चंद्र, सत प्लस जन सज्जन, उत प्लस चारण उच्चारण, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल। ये कई बार शुद्ध शब्द में पूछा गया है कि उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है। तो अगर आपको संधि सही आ रही है व्यंजन संधि तो आप उज्ज्वल शब्द को सही रूप में लिख पाएंगे कि देखें कि उत प्लस ज्वल किस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पर ये सब में देखिए हलंत है, उत उपसर्ग है, और त में देखिए सब यहाँ उत उपसर्ग है तो ये भी व्यंजन संधि हो गया, और यहाँ च और ज ही होंगे। तो दोनों तरफ व्यंजन है, दोनों तरफ व्यंजन किस में बदल रहे हैं? फिर व्यंजन में बदल रहे हैं। तो इस तरह से क्या बन जाएगी? व्यंजन संधि। तो आपको सीधा समझना है कि त सीधा किस में बदल रहा है? च में, और त सीधा किस में बदल रहा है? ज में। अगर ज में हलंत है तो वापस वह आधा आ जाएगा। इसके अलावा हम कुछ नियम और भी पढ़ सकते हैं, जैसे प्रथम शब्द के अंत में ध्यान रखना है, तीनों संधियों के अंदर प्रथम शब्द के अंत में द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ही संधि होगी। इसके अलावा उसके प्रारंभ के अंत के शब्द संधि विच्छेद और संधि में हमेशा समान रहते हैं। तो देखें इसे हम इस संधि का हम नाम भी दे सकते हैं, स का मूर्धन्यकरण, मूर्धन्य श में,
कि प्रथम शब्द के अंत में छोटी ई या छोटा ऊ आए तथा द्वितीय शब्द के प्रारंभ में दंती स का आगमन हो तो संधि होने पर स का मूर्धन्यकरण मूर्धन्य श में हो जाता है। देखें किस तरह से, तो प्रथम शब्द के अंत में छोटी ई या छोटा ऊ आए, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में यदि दंती स का आगमन होता है तो दंती स संधि होने पर मूर्धन्य स में बदल जाएगा। देखें किस तरह से, अभी प्लस शेख, देखें क्या बना, अभिषेक। तो यहां देखें प्रथम शब्द के अंत में छोटी ई प्लस द्वितीय शब्द के प्रारंभ में दंती स, तो संधि होने पर दंती स मूर्धन्य स। यहां भी व्यंजन व्यंजन मिलकर एक नए व्यंजन का निर्माण कर रहे हैं। वी प्लस सम क्या बन जाएगा, विषम। यहां आप लगातार देखें, यहां पर भी उपसर्ग आते जा रहे हैं। वी प्लस शय क्या बन जाएगा, विषय। सु प्लस समा क्या बन जाएगा, सुषमा। तो सभी में दंती स है और वापस किस में बदल रहा है, मूर्धन्य श में। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सभी उपसर्ग बन रहे हैं अंत में। देखें द्वितीय शब्द के प्रारंभ में दंती स है तो सभी आपस में व्यंजन है और एक नए व्यंजन का निर्माण कर रहे हैं। जैसे उपनी, उपनी प्लस सद तो क्या बन जाएगा, उपनिषद, उपनिषद। इसी तरह इस नियम के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि थ ठ में बदलता है, थ का ठ में बदलना। नियम वही है, प्रथम शब्द के अंत में छोटी छोटा ऊ आए तथा द्वितीय शब्द के प्रारंभ में दंती स आए तो मूर्धन्य स में बदलेगा। लेकिन थ भी अगर आ जाए तो किसमें बदलेंगे, ठ में बदलेंगे। जैसे नी प्लस स्था क्या बन जाएगा, निष्ठा। यहां आप देखें प्रथम शब्द के अंत में छोटी, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में दंती स, स्वर रहित है तो मूर्धन्य भी आधा आ गया। अनु प्लस स्थान क्या बना, अनुष्ठान। प्रति प्लस स्था क्या बनेगा, प्रतिष्ठा। यहां देखें नी है, अनु है, प्रति है, अभी, वी, सु, उप, ये सभी उपसर्ग हैं। तो इससे जितने भी आप उदाहरण करेंगे अधिक से अधिक इसमें आपको उपसर्ग ही नजर आएंगे और बार बार अभ्यास करने से आप इसको जांच सकते हैं कि वास्तव में व्यंजन संधि में उपसर्गों का बहुत अधिक प्रयोग किया गया है, वही उसके साथ जुड़कर एक नए व्यंजन का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरह से पहला ये नियम हमने पढ़ा है, स का मूर्धन्यकरण मूर्धन्य श में, कि दंती स है वह मूर्धन्य स में कैसे बदलता है। अगला नियम, न का मूर्धन्यकरण ण में। अगला नियम क्या है, न का मूर्धन्यकरण मूर्धन्य ण में। तो किस तरह से होगा, देखें प्रथम शब्द के अंत में ध्यान रखना प्रत्येक नियम में यही आएगा। प्रथम शब्द के अंत में चाहे स्वर हो, व्यंजन हो, विसर्ग हो, सभी में प्रथम शब्द के अंत में उन्हीं के बीच और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के मध्य ही संधि होती है। तो ध्यान रखें प्रथम शब्द के अंत में अ, छोटी ई और ये
जो भी शब्दावली का आप प्रयोग करें उसका विशेष ध्यान रखना है कि हम बना क्या रहे हैं, किस तरह से इसको निर्मित कर रहे हैं। अगर ये गलती करेगा या आपको इसमें कोई करेक्शन होगा तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये विशेष ध्यान रखें आप। तो चलिए, तो प्रथम शब्द के अंत में अ छोटी ई आए, ये विशेष ध्यान रखना है कि शब्द विशेष किस तरह से बनता है और उसका नियम क्या है। अगर ये आपने नियम ध्यान नहीं रखा तो आपका उत्तर गलत हो सकता है। तो प्रथम शब्द के अंत में अ और छोटी ई आए, ये नियम है जो एक सूत्र की तरह निर्मित होते हैं कि हमने कोई भी शब्द लिया कि परी प्लस न, तो ई छोटी आ रही है, प्र प्लस न, इसमें भी ई छोटी आ रही है। पर यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि दोनों में अंतर क्या है कि प्र के अंदर अ है और परी के अंदर छोटी ई है। तो प्रथम शब्द के अंदर अ और छोटी ई आए तथा द्वितीय शब्द के प्रारंभ में न व्यंजन आए तो संधि होने पर न का मूर्धन्यकरण ण में हो जाता है। कि प्रथम शब्द के अंत में अ ई, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में न व्यंजन आए तो संधि होने पर न का मूर्धन्यकरण मूर्धन्य ण में हो जाता है। मूर्धन्य ण क्योंकि वर्ग व्यंजन के मूर्धन्य उच्चारण के अंतर्गत आता है। देखें किस तरह से ये शब्द विशेष बना है। जैसे प्र प्लस नय क्या बन जाएगा, प्रणय। देखें न प्र में अ और यहाँ न प्रणय, तो व्यंजन व्यंजन मिलकर एक नए व्यंजन का निर्माण कर रहे हैं। परि प्लस नथ परिणत, परि प्लस नय परिणय, प्र प्लस नव, देखें क्या शब्द बन रहा है, प्रणव। तो यहां सभी देखें प्रथम शब्द के अंत में अ और छोटी ई है, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में न व्यंजन है, संधि होने पर न किस बदल रहा, देखिए ण में बदलता जा रहा है। परि प्लस नाम क्या बन जाएगा, परिणाम। परि प्लस मान, यहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये भी पीछे होने पर भी प्रथम शब्द के अंत में तो द्वितीय शब्द के प्रारंभ में न होगा। यदि पीछे आए, कुछ शब्द में पीछे भी आ रहा है तो भी उसमें व्यंजन संधि का नियम लागू करना है। परि प्लस मान परिमाण, परिमाण माने नाप तोड़। प्र प्लस नाम प्रणाम, प्र प्लस मान प्रमाण। तो नियमानुसार द्वितीय शब्द के प्रारंभ में न आना चाहिए, लेकिन अगर पीछे भी आता, जैसे राम प्लस अयन रामायण, संधि हो रही है स्वर संधि, लेकिन अगर वहां व्यंजन संधि भी आ रही है तो ध्यान रखना है कि न में बदल रहा है। लेकिन शब्द जहां टूट रहा है ये विशेष ध्यान रखना है कि रामायण में स्वर संधि है, क्योंकि म के बाद राम के बाद अयन, तो म का और अयन का अ, रामायण शब्द बन रहा है। तो अगला नियम ये था न का मूर्धन्यकरण न में, तो प्रथम शब्द के अंत में देखिए अ आ रहा, ई आ रही, सभी में देखें ई है अ है, और ये भी परि और प्र ये भी उपसर्ग है। तो अधिक से अधिक उपसर्ग इसमें आते हैं, ये विशेष इसकी पहचान है, और व्यंजन स्वर से या स्वर व्यंजन से मिलकर एक नए व्यंजन का निर्माण करते हैं। अगला नियम देखें, सम उपसर्ग की संधि। संधि इस नियम के तहत देखिए क्या है, प्रथम शब्द के अंत में म आए, म हलंत याम सम भी लिख सकते हैं, म आए तथा
द्वितीय शब्द के प्रारंभ में वर्ग व्यंजन के तीसरे चौथे या य र ल व य र ल व ह आए तो इसमें यहाँ एक विशेष चीज और लिखेंगे, यहाँ पर आए। इसके अलावा और भी बहुत से शब्द विशेष हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये शब्द विशेष नियमों के अनुसार विशेष ध्यान रखने आवश्यक है। देखें, तीसरे चौथे या यर लव ह श आए तो संधि होने पर म अनुस्वार में बदल जाएगा। देखें, प्रथम शब्द के अंत में म आए, म में हलंत या हम सम भी लिख सकते हैं। सम प्रथम शब्द सम हो या प्रथम शब्द के अंत में म हो तथा द्वितीय शब्द के प्रारंभ में वर्ग व्यंजन के तीसरे चौथे वर्ग व्यंजन क च ट त प पहला वर्ग है, ख दूसरा वर्ग है, ग ज ड द ब तीसरा वर्ग है। तो इस तरह से तीसरे चौथे वर्ग का कोई वर्ण आए या य र ल व ह या श आए तो संधि होने पर म अनुस्वार में बदल जाएगा। लेकिन विशेष ध्यान रखना है कि एक नियम और हमने पढ़ा था, क्री धातु का सम प्लस कृत संस्कृत, सम प्लस कार संस्कार, संस प्लस कर परी आ रहा है या सम आ रहा है तो वहां पर क्या होगा, उसमें नियम अलग है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि द्वितीय शब्द के प्रारंभ में कौन से वर्ण आ रहे हैं। तो देखें, सम प्लस सार प्रथम शब्द के अंत में म, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में देखें स आ रहा है, ये आ रहा है स, तो म किसमें बदल रहा है, अनुस्वार में संसार। सम प्लस विधान, देखें क्या बना, संविधान। यहां भी देखें वी व आ रहा है, ये देखिए व आ रहा है द्वितीय शब्द के प्रारंभ में। सम प्लस योग प्रथम शब्द के अंत में म, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में य, तो संधि होने पर देखिए य आ रहा है, य र लव का य, तो देखिए क्या बना, संयोग। या सम प्लस चार क्या बना, संचार। च आ रहा है वर्ग व्यंजन के तीसरे चौथे वर्ग का, तो क च ट त प, तो यहाँ पर हम आवश्यकता पड़ने पर हम ये भी कह सकते हैं कि दूसरे वर्ग को भी आप ले सकते हो। वैसे दूसरा वर्ग अघोष व्यंजन होता है, तो सम प्लस चार संचार। अब ये शब्द विशेष हमेशा देखें सबके आगे म अनुस्वार लग रहा है, तो सम प्लस सार संसार, ठीक है। इसी तरह से सम प्लस शय संशय, सम प्लस देह संदेह, सम प्लस देश क्या बनेगा, संदेश। तो इस तरह से प्रथम शब्द के अंत में म और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में दूसरे तीसरे चौथे वर्ग का वर्ण आए और या यर लव ह या श आए तो वह संधि होने पर म अनुस्वार में बदल जाएगा। तो यहाँ देखें म में हलंत है, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में स है, वी है, य है, ये देखिए स, यहाँ च स द और द फिर यही आ रहा है। तो दूसरे तीसरे चौथे या यर लव श आए तो संधि होने पर म अनुस्वार बदल। जैसा नियम बताया उसी के अनुसार आप शब्द को हल कीजिए। वापस जैसे शब्द आ गया संसार शब्द आ गया, तो संसार में आप देखेंगे मूल शब्द पीछे सार है, आगे स के ऊपर अनुस्वार है, सब में स के ऊपर अनुस्वार है। इस अनुस्वार को हम म में बदल सकते हैं। तो ये वापस संधि विच्छेद करने पर सम प्लस सार संविधान, सम प्लस विधान, तो अनुस्वार
का प्रयोग भी ध्यान रखें। अनुस्वार कभी भी स्वर संधि में नहीं आता है, अनुस्वार व्यंजन संधि में ही आएगा आपको, क्योंकि वह उपसर्ग से युक्त है। तो यहाँ देखिए व्यंजन संधि के अंतर्गत आ रहा है, सभी में अनुस्वार आ रहा है। अगला नियम देखिए, छ से पहले च का आगमन, ये नियम है अगला कि छ से पहले च का आगमन किस तरह से होता है। प्रथम शब्द के अंत में ध्यान रखना, फिर वही आ रहा है, प्रथम शब्द के अंत में छोटी ई या छोटा ऊ आए, या कई बार अ आ भी आ जाता है, अ आ छोटी ई छोटा ऊ आए, तथा द्वितीय शब्द के प्रारंभ में छ व्यंजन आए तो संधि होने पर छ से पहले च का हलंत, ध्यान रखना नियम में हलंत है, इसका मतलब कि च स्वर उस शब्द के साथ आधा लिखा जाएगा। छ से पहले च का आगमन हो जाता है, देखें तो प्रथम शब्द के अंत में अ आ छोटी ई या छोटा ऊ आए तथा द्वितीय शब्द के प्रारंभ में छ व्यंजन आए तो संधि होने पर छ से पहले च का आगमन हो जाता है। उदाहरण देखें, अनु प्लस छेद, तो प्रथम शब्द के अंत में देखिए छोटा ऊ ये आ रहा है, प्लस द्वितीय शब्द के प्रारंभ में छ व्यंजन आ गया तो संधि होने पर किसका आगमन, च का आगमन, अनुच्छेद। वी प्लस छेद, देखें क्या बना, प्रथम शब्द के अंत में छोटी, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में छ तो च का आगमन, विच्छेद। अब अगर शब्द हमें दे दें प्रच्छन्न, सीधा अगर शब्द दे दिया कि प्रच्छन्न शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो यहां हम देखेंगे कि प्र उपसर्ग है, पूरा एक शब्द नहीं, प्र उपसर्ग है और पीछे मूल शब्द है छन। तो यहां इस तरह से भी हम इसको हल कर सकते हैं, प्र प्लस छन, प्रच्छन्न। तो प्रथम शब्द के अंत में प्र में अ और छ व्यंजन आ गया तो छ से पहले संधि होने पर च का आगमन, सभी में च आ रहा है। तो इस तरह से व्यंजन से मिलकर एक नया व्यंजन बना रहा है, इसलिए इसे व्यंजन संधि कहते हैं। प्रति प्लस छेद, प्रतिच्छेद। आ प्लस छादन, देखें आ रहा है, आ गया, आ प्लस छादन तो च का आगमन, आ प्लस छादन आच्छादन। आ प्लस छादित क्या बन जाएगा, आच्छादित। तो इस तरह से ऊ छोटी अ या आ हो और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में छ व्यंजन आए तो संधि होने पर छ से पहले च का आगमन हो जाता है। तो इस तरह से व्यंजन संधि के कुछ विशेष नियम जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, परीक्षा में इन नियमों के अंतर्गत कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखकर पहले नियमों को पढ़ना है, फिर उसके बाद उसमें संधि विच्छेद और संधि करनी, दोनों तरह से आप हल करें, संधि भी करें और संधि विच्छेद भी करें, क्योंकि प्रश्न दोनों तरह से पूछे जाते हैं। दूसरी बात कि स्वर संधि में हम मात्राएं देखते हैं, नया स्वर बनता है, व्यंजन संधि में हम संधि करके नए व्यंजन का निर्माण करते हैं। तो अगर नया व्यंजन निर्मित हो रहा है इसका मतलब वो व्यंजन संधि ही है। और नियमों का विशेष ध्यान रखें, स्वर संधि में हम सूत्र निर्मित करते हैं और व्यंजन संधि में हम नियमों के अनुसार शब्द में संधि या संधि विच्छेद करते हैं। धन्यवाद।